स्कूल टीचर ने अपने ही स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों के साथ मुबैना तौर पे ज्यादती की। 1000 से ज्यादा नाजेबा वीडियोस थी मुख्तलिफ बच्चों की। वीडियोस बनाने का मकसद घनौने, गंदे और गैर कानूनी काम करने वाले घटिया लोग डार्क वेब के ऊपर काम करते हैं। 1995 में कत्ल हुआ और 2025 में अब उसका मुअम्मा खुला। खुदाई करते करते जमीन में से इंसानी हड्डियां निकली। जैसे ही बेलचा लगा इंसानी हड्डी को तो मजदूर तो चीख मार के पीछे चला गया। 27 अप्रैल को पेशावर हाई कोर्ट के एक वकील का कत्ल होता है। कत्ल उसके बेटे ने किया है। कत्ल की नौबत क्यों आई? नौबत इस वजह से आई कि एक वकील साहब की बहन है जिनके साथ वकील साहब की बनती नहीं है। कारखानों बाजार का नाम है, वहां पर गया फिरोज, जाकर अपनी पॉकेट मनी में से पिस्टल खरीद के लाया, उसको लोड किया और उसे छुपाया घर के अंदर। इतना आसान होता है वेपन खरीदना? बहुत आसान है। 1 किलो चीनी नहीं मिलेगी लेकिन पिस्टल मिल जाएगी आपको। कशफ जो है वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम है। शौहर बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। टाइम तो ये था कि वफा करती। 1 से 1.5 माह पहले एक जीशान नामी शख्स के साथ आते जाते गली में कशफ की हेलो हाय हो गई और 3 दोस्त जीशान के कुत्ते की तरह कशफ पर लपके। बड़ी बेशरम और गंदी सी बात है लेकिन करना मेरी मजबूरी है। आपको एंड बताऊंगी तो आपका दिल करेगा कि अभी उठ के थप्पड़ 2-4 लगा लें। 100 से ज्यादा बच्चों के साथ मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम डार्क वेब पर कैसे काम करता था? कराची में घर से खुदाई के दौरान मिलने वाली लाश ने कैसे 30 साल पुराना कत्ल का मामला हल किया? और इकलौते बेटे ने पेशावर हाई कोर्ट के नामवर वकील का कत्ल क्यों किया? ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में तहमीना शेख से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। रिसेंटली रहीम यार खान का एक जिनसी स्कैंडल सामने आया है जिसमें एक स्कूल टीचर ने अपने ही स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों के साथ मुबैना तौर पे ज्यादती की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा केस आखिर है क्या? रहीम यार खान का ये केस है और जहाँ पर हम स्कूल की बात करते हैं तो ये एक प्राइवेट स्कूल है और इस प्राइवेट स्कूल को चलाते हैं इरफान नामी एक शख्स। और इस स्कूल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं और तादाद अच्छी खासी ज़्यादा है। इस स्कूल में प्रिंसिपल भी पढ़ाते हैं, ख़वातीन टीचर्स भी भर्ती कर रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं और इसके साथ साथ मर्द असातिज़ा भी मौजूद हैं। अब एक टीचर हैं वो क्या करते हैं, वो एक अरसे से इस घनौने धंधे में शामिल हैं। करते क्या है, स्टूडेंट्स को लाते हैं, बहलाते हैं, फिसलाते हैं। जो मान गया ठीक है, जो ना माना उसके साथ जोर जबरदस्ती की और उसके साथ ज्यादती की। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है, ज्यादती नहीं की है बल्कि फिर उसकी वीडियोस भी बनानी है। वीडियोस बनाने का मकसद? वीडियोस बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस आजकल चल रही है, बहुत बड़ा बिजनेस। घनौने, गंदे और गैर कानूनी काम करने वाले घटिया लोग डार्क वेब के ऊपर काम करते हैं। पोर्नोग्राफी एक वर्ड आपने सुना होगा, जहां पर बच्चों की नाजेबा वीडियोस, बच्चों की काबिल एतराज जो वीडियो क्लिप्स हैं वो दिए जाते हैं और वहां से ठीक ठाक तादाद में ठीक ठाक पैसे आते हैं, डॉलर्स में आते हैं। तो ये एक पोर्नोग्राफी, एक डार्क वेब जो है वहां पर ये काम होता है। और अब पहले तो हम ये सुनते थे शायद ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन अब 110% ऐसा होता है और हर मोहल्ले में कोई एक आध बंदा ऐसा है जो डार्क वेब पर काम कर रहा है और ये बाकायदा साइंस इसको साबित कर चुकी है। IT डिपार्टमेंट इस पर बात कर चुका है। अच्छा, ये जो केस था इसके अंदर जो स्कूल का टीचर है वो ज्यादती अपनी हवस के लिए करता था या वीडियो बनाने के लिए करता था? देखिए, एक तीर में 2 निशाने करता था। एक तो वो हैबिचुअल हो गया था बच्चों के साथ ज्यादती करने का, दूसरा ज्यादती भी कर ली, वीडियो भी बना ली, डार्क वेब पर बेच भी दी, डॉलर भी कमा लिए। ये पोर्नोग्राफी है ना जो बच्चों का है। अगर साइकोलॉजी को कुछ लोग अगर जानते हों, पढ़े हों और यकीनन आपको इस बारे में नॉलेज है, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि एक मर्द अगर बच्चों के साथ एक मर्तबा नहीं बार बार ये काम कर रहा है और वो इसका हैबिचुअल हो गया है तो ये एक बीमारी है और वो बीमारी उसको लग जाती है। उस बीमारी से पीछा नहीं फिर इंसान का छूटता। वो कहते हैं ना कि जुबान को गंदा जायका लग गया, अब वो जायका नहीं उतर रहा जुबान से। तो ये वो काम है जो सिलसिला एक चलता आ रहा है। और ये रहीम यार खान की आपने बात की, हम इससे थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो जावेद इकबाल आपको याद होगा, जिसने बच्चों के साथ ज्यादती की थी। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, अदालती फैसले के मुताबिक उसको फांसी के ऑर्डर्स हुए और फिर उसने खुद से फांसी ले ली थी, खुदकुशी कर ली थी जेल के अंदर ही।
उसने वो कत्ल भी किया था 100 बच्चों का। कत्ल भी किया था। बच्चों के साथ ज्यादती, आप कसूर को खोलें, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा हर गली हर मोहल्ले। और मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, पर मेरी मजबूरी है, हमें कहना है। 2 साल की बच्ची नहीं छोड़ते आप 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल की बच्ची नहीं छोड़ते। आप ज्यादती करते हैं, बच्ची की गर्दन पे ब्लेड मारा, छुरी मारी, फेंका और घर आ गए। मतलब आपके लिए बिल्ली का बच्चा मारना है, इंसान का बच्चा मारना। मकसद हासिल हसूल, 2 मिनट की बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, उरियानी। पकड़ा कैसे जाता है? पकड़ा कैसे जाता है? पकड़ा कुछ इस तरह से जाता है कि एक बच्चे के साथ ये करता है ज्यादती। बहुत से बच्चों के साथ ज्यादती हुई। अच्छा, बच्चों की एज क्या है? छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छोटे हैं, ये 9th 10th के बच्चे नहीं हैं, बल्कि इससे भी छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे जो आसानी से काबू आ जाएं, जो दबका खा के डर जाएं और घर जाके बताएं ना। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक तालिब इल्म के साथ इसने ज्यादती की, उसने घर जाके बताया। घर जाके जब वो अपने कज़न के साथ, रिश्तेदारों के साथ दोबारा से इसके पास आया, टीचर से कहा कि तुमने हमारे बच्चे के साथ ये काम किया है। और नाम के हवाले से उन्होंने कहा कि नाम नहीं ओपन करना। जाहिर है, देखें, हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है। जब इज्जत की बात आती है तो लोग कहते हैं हमने थाने नहीं जाना, जो होना था वो तो हो गया, अब थाने वाले हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। एक्चुअली ये केस ऐसा है, अब इसमें पुलिस वाला, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या सवाल करेगा? बच्चे क्या हुआ है, कितनी दफा हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन बीच में मुलव्विस था, कहां पर हुआ था? ये सवाल तो बेसिक्स है ना जो पूछने हैं। अब इस चीज को फैमिली वाले इंसल्ट समझते हैं कि इज्जत की मजीद धज्जियां उड़ती, जो कि मजबूरी होती है पुलिस का पूछना। पहले तो स्कूल टीचर ने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे पे लगा रहे हैं आप लोग इल्जाम, जो कि इल्जाम नहीं था। फिर उसके बाद जब उसको सबूतों के साथ बताया गया, 2 गवाहों की मौजूदगी में बताया गया, तो उसने कहा कि जी बिल्कुल मैंने ये काम किया है। मैंने कहा वीडियो दिखाओ भाई, तुम्हारे मोबाइल में वीडियो है। फिर उसने वीडियो दिखाई, और जब वीडियो देखते देखते आप स्क्रॉल करके गैलरी से आगे जाते हैं तो उसमें 1000 से जायद नाजेबा वीडियोस थी मुख्तलिफ बच्चों की। फिर उसी टीचर के बुजुर्गों के साथ इनके बुजुर्गों ने बैठकर बात की और पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उस मोबाइल को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और फोरेंसिक के लिए उन वीडियोस को भेजा। फोरेंसिक वीडियोस कराने का मकसद ये है कि क्या ड्यूरेशन है, क्या एडिट तो नहीं हुई, किस किस डेट को बनी, क्या ओरिजिनल है या एडिटेड वीडियोस हैं। आजकल साइबर क्राइम की वॉर चल रही है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की, आप किसी की भी आईडी बनाएं, तस्वीर लगाएं, किसी से पैसे मंगवाएं, किसी को दें, बड़ी आम सी बात हो गई है। छोटा सा खिलाड़ी ये खेल खेलता फिर रहा है और इंसान की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। अच्छा, ये जो 1000 वीडियोस हैं, बच्चों की तादाद तो कहते हैं 100 के करीब है, तो बच्चों की डिफरेंट वीडियोस हैं? बच्चों की डिफरेंट वीडियोस भी हैं, और मौजूदा अभी जो बात हो रही है वो 100 की हो रही है। जब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तब ये हो सकता है 1000 और मे भी 1000 से ऊपर टाप, जब मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना, तो वीडियोस की जब तायुन होगा, जब फोरेंसिक से ये चीज़ें क्लियर होके आएंगी, तो फिर ऑथेंटिक खबर और तस्दीकी खबर जो है वो पुलिस देगी। लेकिन अभी तक पुलिस अंडर प्रोसीजर है। अच्छा, ये जो मैंने खबर पढ़ी उसके अंदर कहते हैं कि मुबैना तौर पे नवाकोट स्कूल जो है वहाँ की 250 वीडियोस निकली हैं। बिल्कुल, इस स्कूल की मैंने आपको बताया कि तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये स्कैंडल बाहर निकला, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने इस स्कूल को अपनी तहवील में ले लिया और उन्होंने कहा कि अब ये हम इसको ऑर्गेनाइज कराएंगे, हम इसको लेकर आगे चलेंगे। अब 250 बच्चा जो है वो उस स्कूल का है, वहाँ का है। अब कई बच्चे वहाँ से पढ़ के चले गए हैं या छोड़ दिया या कहीं और शिफ्ट हो गए। वो वीडियोस भी उसके मोबाइल में मौजूद है और ये कहना है गवर्नमेंट का एक्शन भी लिया गया है कि हम बाकायदा तौर पर इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर ये जुल्म, अगर ये गुनाह, अगर ये गैर कानूनी काम साबित हो जाता है फोरेंसिक के बाद, तो फिर कड़े हाथों इस मुल्जिम को डील भी किया जाएगा। आपको रिसेंटली एक वाकया जो आपके साथ ही मैंने कवर किया था, गुजरावाला का याद है? बच्ची 5 साल जिसके साथ ज्यादती की मुबैना तौर पे, और उसके बाद फिर पुलिस ने उसे पार कर दिया जी। ऐसे मुल्जिमान का क्या हाल होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ ज्यादती बल्कि हर वो काम जो इंतहा से बढ़ के गैर कानूनी हो रहा है, मेरी एक राय है, मानना ना मानना, और सीनियर्स और कानूनदान और अदालतें बैठी जो इस मुल्क को चला रही, अगर एक मर्तबा किसी को चौक में रख के लटकाया हो कि इसने की है बच्ची के साथ ज्यादती या बच्चे के साथ ज्यादती और सरेआम गोलियां मार के फांसी दी हो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा किसी के साथ कोई ज्यादती करेगा। इबरत का निशान तो बनाएं। आप लोग थाने में देते हैं, थाने वाले जेल में देते हैं, बाद में राजीनामा होता है,
जब तक साबित होता है तब तक डील हो जाती है, पैसे उठाते हैं, केस खत्म। फिर क्यों ना हो ऐसे वाकयात, इजाफा ही होगा ना। ऐसे केसेस के अंदर डील होती है, बेशुमार डील्स होती हैं, होती डील है। जाने वाला चला गया, साल 6 माह थाने में जलील होने के बाद, कोर्ट कचहरी में जलील होने के बाद, आपने कभी देखा किसी तगड़े बंदे की बेटी के साथ ये काम हो जाए? अल्लाह करे किसी की बेटी के साथ ना हो, लेकिन कभी सुना है? यही सुना है ना, गरीब की बच्ची के साथ हो गया। यही सुना है ना, रिक्शे वाले की बेटी के साथ हो गया। ऐसे भी रिसेंटली कसूर में हुआ। यही सुना ना, बच्ची स्कूल जा रही थी जी, रास्ते में पकड़ लिया। कभी किसी तगड़े बंदे की बेटी को प्राडो में जा रही हो, पकड़ के ज्यादती कर दी, सुना आपने? ऐसा नहीं होता। अब जो गरीब बंदा 6 महीने किराया मांग मांग के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है ना, 1 साल के बाद कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मैं तो जीने के काबिल ही नहीं रहा, मेरी कमर टूट गई। लिहाजा फिर होते हैं राजीनामे, फिर किसी की इज्जत 50,000 पे बिकती है, किसी की 1 लाख पे और किसी की 2 लाख में। और मैंने केसेस देखे ऐसे। अच्छा, आपने कोई आज तक ऐसा केस देखा जिसके अंदर कोई 30 साल पहले, 40 साल पहले या 50 साल पहले कोई कत्ल हुआ हो और वो इतने साल बाद ट्रेस हुआ हो? कोई इस तरह के केसेस देखे हैं? बिल्कुल, मैंने ऐसे एक नहीं बेशुमार केसेस देखे हैं। एक केस की हम बात कर लेते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, कराची का ये केस है, औरंगी टाउन का, जो मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ, आपको भी, आपकी ऑडियंस को भी, जिनको आइडिया हो। क्राइम की दुनिया में कहा जाता है कि कत्ल अपने निशान छोड़ता है, कभी छुपता नहीं है, कभी नहीं छुपता। अपने पाँव के निशानात छोड़ेगा, अपने ब्लड के जरिए से ट्रेस होगा। कत्ल ट्रेस हो जाता है अगर कोई ट्रेस करने वाला ऑफिसर बैठा हो। अच्छा, 1995 में कत्ल हुआ और 2025 में अब उसका मुअम्मा खुला। अच्छा, 30 साल बाद, 30 साल के बाद कत्ल का मुअम्मा खुला, ट्रेस हुआ, हड्डियां मिली और मामलात आगे बढ़े। कैसे हुआ ये भी जरा सुनिए। यूसुफ नामी एक शख्स है जो कि 6 अप्रैल को एक मजदूरों को, 3 से 4 मजदूरों को बुलाता है, बुलाकर घर की रेनोवेशन करवाता है। यूसुफ ने ये घर आज से 5 साल पहले खरीदा था और इस घर में रहना शुरू कर दिया। यूसुफ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता था, इसके भाई थे, बच्चे थे, बीवी थी। जब रेनोवेशन के लिए अपनी फैमिली को कहीं और शिफ्ट किया और लेबर बुलाई और लेबर से कहा कि खुदाई करो, कहीं दीवारों में दरारें हैं, कहीं पर सीमेंट भरने वाला है, कहीं दीवार में से आवाजें आ रही हैं, मतलब कि बहुत खस्ता हाल है। खुदाई करते करते जमीन में से इंसानी हड्डियां निकली। जैसे ही बेलचा लगा इंसानी हड्डी को तो मजदूर तो चीख मार के पीछे चला गया और मजदूर ने कहा ओहो ये क्या आ गया, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मजदूर ऐसे ही करते हैं। मजदूरों ने फौरन यूसुफ को फोन किया। उसने कहा सर जी इत्थे ते इंसानी हड्डियां पईयां ने, छेती आओ, असी नहीं काम करना। सर जी भी डर गए कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो रेनोवेशन करा रहा हूं, मैंने तो पैसे दे के मकान खरीदा है। जब सर जी भी आ गए, मालिक भी आ गया, तो उसने कहा क्या हुआ, क्या है? ये हुआ है। उसने कहा ठहर जाओ। 15 पर कॉल की और मुतलिका नफरी वहां पर आ गई और आकर उन्होंने कहा कि ये मसला हो गया है, मजदूर लगाए हैं, मकान खरीदा है और ये देखें ये कुछ नीचे। पुलिस की मौजूदगी में उन्हीं मजदूरों से मजीद खुदाई करवाई जाती है। जब मजीद खुदाई करवाई जाती है तो नीचे से सिर्फ हड्डियां नहीं निकलती, नीचे से पिंक कलर का एक लिबास निकलता है, जो कि कमीज है फटी हुई और शलवार है वो भी फटी हुई है, 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, चीथड़े उड़े में, लेकिन कलर पिंक है, पहचाना जा रहा है। फिर उसके बाद एक औरत का जूता भी निकलता है, प्लास्टिक का चप्पल, वो भी निकल आता है। अब इसको पुलिस स्टेशन लगता है पाकिस्तान बाजार, ये कराची का एक पुलिस स्टेशन है, बहुत बड़ा ए कैटेगरी का ये पुलिस स्टेशन है। जब वहां से ये चीजें निकलती हैं तो पुलिस उन तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लेती है। फिर यूसुफ से पूछती है, यूसुफ भाई क्या चक्कर है भाई, किसको कत्ल करके यहाँ तुमने फेंका? उसने कहा खुदा की खौफी करें, मैंने तो मकान खरीदा 5 साल पहले। किससे खरीदा? मैंने एक फरीद आलम नामी शख्स से ये मकान खरीदा था और ये मैंने खरीदा था 2022 में। राइट। उसने कहा फरीद आलम का नंबर दे दो। फरीद आलम का नंबर दे दिया। फरीद आलम को की कॉल। अब फरीद आलम का नंबर जा रहा है बंद कॉन्टिन्यूसली। फिर उसकी फैमिली ट्री वगैरह निकाली और फैमिली ट्री निकलवाने के बाद पता चला कि इसका एक बेटा है शाहजहान और एक बेटी है आसमा। शाहजहान के नंबर पर कॉल की और कॉल करके कहा कि आप शाहजहान हैं? जी बिल्कुल, मैं शाहजहान हूँ। पहुंचो जी थाने, आपसे बातचीत करनी है। अब शाहजहां के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ज़रा एक आम इंसान को जब पुलिस वाला दबका मार के कॉल करता है ना, बेचारा परेशान हो जाता है। और मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे। शाहजहान करता है अपनी बहन आसमा को कॉल। आसमा तुम औरंगी टाउन में रहती हो? हाँ जी औरंगी टाउन में रहती हूँ।
वो जो अब्बा ने यहाँ से मकान बेचा था, उस मकान के मुतालिक थाने से कॉल आ गई, ये लगता है अब्बा ने कोई नई करतूत घोली है। कहती अब क्या कर रहे हैं? कहता है मेरे साथ चलो थाने। थाने बुलाया, थाने पहुंचे। इतने में फिर से पुलिस की कॉल आ गई कि थाने नहीं, आप इस पॉइंट पर पहुंचे। जब दोनों बहन भाई उस पॉइंट पर पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि इस जूते को देखो, जानते हो पहचानते हो कोई इसका? हक्के बक्के। फिर पुलिस ने वो पिंक कलर का फटा पुराना सूट जो निकला था मट्टी के नीचे से, गदला, मट्टी से भरा हुआ, चीथड़े उड़े हुए, इसको जानते हो? जैसे ही सूट देखा, शाहजहान और उसकी बहन आसमा बिलक बिलक के रोने लगे, चीखें मारने लगे। उन्होंने कहा ये तो हमारी माँ का सूट है और ये तो हमारी माँ का जूता है। फिर उन हड्डियों को, उस सूट को और उस जूते को खूब गले लगा के चीखे मार मार के दोनों बहन भाई रो रहे हैं। अब जाहिर है एक देखने वाले को समझ आ गई कि इनकी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है और इनको पता नहीं क्या स्टोरी सुनाई। यहां से आप देखें कि कहानी बदली किधर को है। पुलिस ने पूछा ये कौन है भाई, क्या मामला है? कहते हमें मामले का कुछ नहीं पता, हमें आज तक ये बताया गया था कि तुम्हारी माँ अपने आशिक के साथ भाग गई है 30 साल पहले। 30 साल पहले हम घर से बाहर खेलने गए हुए थे, उस टाइम हमारी उम्र थी 8-9 साल। हम जब वापस आए तो पापा से पूछा पापा मामा किधर है? पापा ने कहा तुम्हारी माँ एक आशिक के साथ भागी है, उसके हाथ में एक शॉपर था, उस शॉपर में कुछ जेवरात और पैसे थे, वो एक टैक्सी में बैठ कर गई है और उस टैक्सी में 2 आदमी मौजूद थे। तो बेटा अब तुम सब्र करो, माँ चले गई है तुम्हारी। और जो वर्डिंग यूज की होगी, खैर मैं वो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूं। पुलिस ने पूछा माँ का नाम क्या है? कहते हैं हमारी माँ का नाम है मुमताज बेगम। अच्छा जी, 1982 में बंगाली आदमी से शादी की थी। ये बंगाली जो था बांग्लादेश से था, तो इसको ज्यादातर बंगाली बंगाली कॉल किया जाता था। आपको पता है बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके फेस, उनके फीचर्स, उनकी जो लुक्स होती हैं वो जरा चेंज हैं पाकिस्तानियों की निस्बत। अब उसको ज्यादातर लोग बंगाली कहते थे। उस आदमी का नाम था अंजुम और उसमें से जो जिंदगी के दिन गुजरे वो सारे के सारे झगड़े के साथ गुजरे, मारपीट के साथ गुजरे। 1982 में निकाह किया और 1992 में छोड़ दिया। 10 साल रखा बीवी को और 10 साल रखने के बाद वापस बांग्लादेश चला गया, इसको फारिग करके छोड़ के। फिर हमारी वालदा ने एक और निकाह किया। जब ये छोड़कर तलाक देके वापस बांग्लादेश चला गया तो फिर हमारी वालदा ने एक फरीद आलम नामी आदमी के साथ निकाह किया। अब फरीद आलम जो है, हम उसके सगे बच्चे तो थे नहीं, वो हर टाइम हमें मारता था, पीटता था और हर टाइम ये कहता था कि भाई तुम तो हो ही मनहूस और तुम खाते बहुत हो, तुम खड़े कैसे होते हो, तुम बैठते कैसे हो, तुम ये कैसे करते हो। और इस बात पर हर टाइम हमारी भी शामत आती थी और हमारी माँ की भी शामत आती थी। मार खाते खाते हम जवान हो गए, हमारे हालात ये हो गए, कभी हमें किसी जगह पे मार पड़ती थी, कभी हमें किसी जगह पर मार पड़ती थी। बहुत छोटे छोटे थे। पुलिस ने पूछा अच्छा चलो वकुए की बात बताओ, इधर उधर की बातें ना बताओ, तुम क्या लंबी कहानियां सुना रहे, पुलिस का स्टाइल होता है ना ये। उसके बाद पुलिस ने पूछा वकुए की बात सुनाओ। कहते हैं हम सर 8 से 9 साल के थे, हम घर से बाहर खेलने के लिए गए, वापस आए, वापस आके कहा पापा मामा कहाँ पर है? पापा ने कहा कि तुम्हारी माँ एक आशिक के साथ भागी है। जो फरीद आलम ने ये बात कही, तुम्हारी माँ भाग गई है, तुम्हारी माँ के तो काम ही ये थे, इसीलिए तो उसने मुझसे दूसरी शादी की, पहले शौहर ने भी इसीलिए छोड़ा था और अब मैंने भी छोड़ देना है इसको। पापा अब मामा कब आएंगी? और तुम्हारी माँ ने हुण नहीं आना। जो लैंग्वेज थी उसकी, बिगड़ा हुआ आदमी था। तुम्हारी माँ 2 आदमियों के साथ भागी है बेटा। पहले तो मैंने ये सुना था कि आशिक एक होता है, नहीं, तुम्हारी माँ के 2 आशिक थे और एट अ टाइम थे और दोनों ही लेने आए थे। एक ने एक हाथ पकड़ा था, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा था। तौबा इस्तग़फ़ार। उसके साथ भाग गई है, लिहाजा तुम लोग सब्र करो, माँ तो तुम्हारी भाग गई है। फिर इन्हीं बच्चों से, शाहजहान से जो बेटा है, जो आसमा है, उससे कहा कि फरीद आलम का एग्जैक्टली एड्रेस तो तुम लोग को पता होगा ना कि फरीद आलम कहाँ पर है। फिर फरीद आलम का एड्रेस दिया पुलिस को इन्हीं बच्चों ने, जो कि सौतेले बच्चे हैं। पुलिस ने वहां पर रेड की, दरवाजा खटकाया, दरवाजा ना खोले, पुलिस कूद के अंदर चले गए। रेड तो ऐसे ही होती। जब अंदर चले गई पुलिस तो पुलिस ने कहा हाँ भाई फरीद आलम हो, बिल्कुल फरीद आलम हो, तुम अंदर कैसे आ गए? अब कॉन्फिडेंस की इंतहा। कहते हैं हम अंदर कैसे आ गए अभी तुम्हें बताते हैं। आगे होके पकड़ा गिरेबान। फरीद आलम कहता है 1 मिनट ठहर जा, ए देख मेरे कोल की है। क्या था वो? क्या था वो? प्री अरेस्ट बेल ऑर्डर्स थे। इतना चालाक था, वो इतना चालाक आदमी था कि उसको ये खबर पहुंच गई कि FIR भी हो गई है, हुण मेरे ते होना है रेड,
छापा, इसलिए वो प्री अरेस्ट बेल ऑर्डर्स लेके बैठा हुआ था, तैयार होकर, इसलिए तो खुला होकर चौड़ा होकर बैठा हुआ था, डरा ही नहीं पुलिस से। उसने वो दिखाए, और पुलिस आपको पता है कि इस चीज़ की पाबंद होती है कि अगर किसी के पास प्री अरेस्ट बेल ऑर्डर्स मौजूद हैं फिर आप उसको हाथ नहीं लगा सकते जब तक की डेट है। अब वो डेट कब ख़त्म होगी, उसके बाद दोबारा से उसको मजीद बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और पुलिस ने अब उस बेल को कैंसिल करवाना है। अब डिपेंड करता है टोटली पुलिस के ऊपर कि पुलिस क्या करवाती है और कब तक इस केस को हल करती है। यहां पर मैं ये बात कहूंगी, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, शौहर को बीवियां मिल जाती हैं और बीवियों को शौहर मिल जाते हैं, और बड़े आराम से मिल जाते हैं। आजकल तो तौबा इस्तग़फ़ार अंधेर नगरी छाई हुई है, लेकिन औलाद को बाप नहीं मिलता, बच्चे रुल जाते हैं। बच्चे रुल जाते हैं। यकीन करें, मैंने अदालतों में जब बाप मुलाकात करने आता है बच्चे से, तो बच्चा यूं पीछे पीछे मुड़ के देख रहा होता है, बच्चा हाथ जोड़ रहा होता है। मैंने एक बहुत छोटे बच्चे को देखा, उसने ऐसे हाथ जोड़े हुए थे। किसके आगे हाथ जोड़ा था? पुलिस वाले के आगे। अंकल मैंने पापा पास जाना है। बहुत दिलखराश मनाजिर होते हैं, नहीं देखे जाते। 10 मिनट की मुलाकात के बाद माँ का रास्ता वो है, बाप का रास्ता वो है। सारी जिंदगी की नशोनुमा, जहनी नशोनुमा, लाइफ, हर चीज तबाह बर्बाद हो जाती है। मुझे दुख तब होता है जब कोई बच्चा रो रहा होता है कि पापा आप ही चुप कर जाएं, मामा आप ही चुप कर जाएं, पर दोनों को शर्म नहीं आती, रुल जाती है औलाद। अच्छा, ऐसे केसेस में जैसे ये 30 साल पुराना केस है जो अब जाकर हल होने वाला है, इसके शवाहिद जो हैं वो कम होंगे, शहादतें मिलेंगी नहीं, तो मुल्जिम को फायदा नहीं होगा? मुल्जिम को तो बहुत फायदा होगा। अब फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है हड्डियों को, जूतों को, कपड़ों को। अब फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी 2 माह 3 माह बाद। इतने में वो चालाक होशियार आदमी ऑलरेडी प्री अरेस्ट बेल ले चुका, अब 3 माह के बाद देखेंगे कि वो पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान से बाहर चला गया। दूसरे ये भी सबूत थोड़ी मिलेंगे, कत्ल हो सकता है किसी और ने किया हो, ये साबित कैसे होगा? हो सकता है किसी और ने किया हो। यहाँ पर फिर अगर तो होगा ईमानदार ऑफिसर तो वो काम करेगा डट के, और अगर ईमानदार नहीं होगा तो उसके पास एक नहीं 1000 बहाना है झूठ बोलने का, और सच को झूठ लिखने का और झूठ को सच लिखने का, मिसल की सूरत में। अच्छा, इस तरह के जो केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने कत्ल कर दिया जी, अगर लाश नहीं मिलती तो क्या वो केस हल हो सकता है या गुमशुदगी में जाएगा? सिर्फ बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लाशों को दरिया में बहा दिया जाता है, जिसमें लाशों को बहुत बड़े साइज की जी नहर है उसके अंदर बहा दिया जाता है, और जब उसमें बहा दिया जाता है, पुलिस को 15 की कॉल हो गई है, घर वाले पहुंच गए हैं जी, लाश हमारी मिल नहीं रही है, और इस तरह से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ तो लाशें मिल जाती हैं और कुछ लाशें आज तक नहीं मिली, जो आगे चले गई, कहाँ रह गई, गल सड़ गई, फट गई। पानी में जब इंसानी जिस्म जाता है ना, वो ठीक 8 से 9 घंटे के बाद फूलने लगता है और फिर वो फट जाता है। जब वो फट जाता है, एक फटी हुई चीज़ में से आप क्या निकालेंगे? मुशाबत उसकी नहीं हो रही, पहचान आप नहीं कर सकते, शनाख्त आप नहीं कर सकते, क्या करेंगे आप उसका? फिर आपको अगर वो मिल ही नहीं रही है तो फिर आप क्या करेंगे उसका? तो इस तरह से जो डेड बॉडीज़ नहीं मिलती, उसमें फिर मौके के जो शवाहिद हैं उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। फैसला तो देखिए अदालत ने करना है। पुलिस वाले मिसल में ये लिख के भेज देते हैं, लाश की तलाश जारी है, मगर कत्ल इस शख्स ने किया, इसने इकबाल जुर्म किया, और जो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट देता है वो लिख दिया जाता है। इकबाल जुर्म भी कर लिया, एतराफ़ कर लिया मुल्जिम ने, हाँ जी, लेकिन लाश नहीं मिली, तो क्या अदालत के अंदर फ़ायदा नहीं मिलेगा मुल्जिम को? बिल्कुल फ़ायदा मिलता है, और अगर मुल्जिम एक्स्ट्रा चालाक और होशियार हो, फिर वो तगड़ा वकील करके कहता है साबित करो कि मैंने किया है, और फिर उसके बाद जो बंदा ज़रा कमज़ोर है, जिसका वकील नॉर्मल है, वो हार जाता है और दूसरा जीत जाता है। अच्छा, वकील से याद आया, 27 अप्रैल को पेशावर हाई कोर्ट के एक वकील का कत्ल होता है। कत्ल उसके बेटे ने किया, वजह क्या थी कत्ल की? वकील साहब जनाब बिल्कुल पेशावर के हैं, और ये बड़ा मशहूर वाक़या है। पेशावर का इलाका है इनकलाब, बड़ा मशहूर इलाका है। इनकलाब ही एक पुलिस स्टेशन का नाम भी है, और इनकलाब इलाका में ही ये वकील साहब रहते थे, और बड़े मायानाज वकील साहब थे। वकील साहब के बड़े दूर दूर से कस्टमर आते थे, लोग बड़े बड़े केसेस लाते थे इनके पास, और ये भारी फीस भी लेते थे उन केसेस को लड़ने की। वकील साहब को कत्ल करने वाला वकील साहब का अकलौता लाडला बेटा, सगा बेटा था। इस बच्चे का नाम, इस लड़के का नाम कहेंगे, बच्चा तो नहीं कहेंगे, 9th क्लास का स्टूडेंट है, फिरोज उसका नाम है। अब पेशावर का है तो आपको पता है गोरे चिट्टे लंबे चौड़े होते हैं, और फिर अकलौता बेटा है तो बड़ी तवज्जो उसके ऊपर थी बचपन से वकील साहब की, क्योंकि एक बेटा था। वकील साहब जो हैं
वो मगन थे दिन और रात कमाने पर, केसेस लड़ने पर, तैयारी करने पर, ठीक ठाक किस्म का चैम्बर बना रखा है। फिरोज जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लड़का था। फिरोज जो है वो अक्सर औकात अपने वालिद के साथ तल कलामी भी करता था। फिरोज ने अपने बाप को खुद फायर मारे 2, फिर उसके बाद गली में गया और 2 फायर फिर किए हवाई, और आके अपनी पिस्टल छुपाई और 15 को कॉल कर दी। कत्ल की नौबत क्यों आई? नौबत इस वजह से आई कि फिरोज को उसके वालिद बुरे कामों से रोकते थे, जैसे कि फजूल खर्ची से रोकते थे, जैसे कि बेटा टाइम से जाया करो, टाइम से आया करो, नमाज पढ़ो, दोस्तों के साथ बाहर ना फिरो, माँ को क्यों तंग कर रहे हो, अकलौते हो तो ये मतलब नहीं है कि आपका जो दिल करेगा वो आप करेंगे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। एक वकील साहब की बहन है जिनके साथ वकील साहब की बनती नहीं है। वकील साहब की बहन किसी सरकारी ओहदे से रिटायर हुई, अच्छी खासी रिटायरमेंट मिली, और फिरोज उनका लाडला भतीजा था, भाई का बेटा है। फिरोज को कहा क्या लेना तुमने? फिरोज ने कहा मैंने तो बाइक लेनी है भाई, अप्लाइड फॉर। ओके बेटा, उसको अप्लाइड फॉर बाइक लेकर दी। वकील साहब जरा नखरे वाले थे। वकील साहब ने कहा तुमने मुझे नीचे लगवा दिया है मेरी बहन के, और तुम क्यों लेकर आए उससे बाइक? तुम्हारी ऐसी की तैसी दे दड़ादर फेंटी चढ़ गई, अब इसको वापस करके। नहीं मैंने वापस नहीं करनी, फुप्पो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मैंने नहीं वापस करनी। खूब झगड़ा हुआ पर बाइक वापस ना गई। आज झगड़ा हुआ खत्म, अगले दिन फिर बाइक पे झगड़ा, तीसरे दिन फिर झगड़ा। रोज तमाशा उस बाइक पर लगता था। जब बाइक पर पड़ती थी नजर तो फिर तमाशा लगता था, जब बाइक पर। अब ये बच्चा भी इतना जिद्दी था, इसने भी बाइक वापस नहीं की, और वकील साहब ने भी कहा कि मैंने बात नहीं छोड़नी। इनका इस बात पर खूब झगड़ा हुआ। और एक दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कारखानों बाजार का नाम है, वहां पर गया फिरोज, जाकर अपनी पॉकेट मनी में से पिस्टल खरीद के लाया, उसको लोड किया और उसे छुपाया घर के अंदर। इतना आसान होता है वेपन खरीदना? बहुत आसान है। 1 किलो चीनी नहीं मिलेगी लेकिन पिस्टल मिल जाएगी आपको। पिशावर में तो पिस्टल खरीदना ऐसे है जैसे किसी ने जाके हैप्पी बर्थडे के लिए एक बियर खरीदा है। जैसे आप अभी मार्ट पे जाएं, आप अपनी मर्जी का जौन सा मर्जी बियर ले आए, बड़ा या छोटा, अपनी मर्जी का कलर भी खरीदेंगे, ऐसे पिस्टल मिलते हैं वहां पे। और ये सबको पता है, ये नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है। किसी की जरूरत नहीं है कोई उस बाजार में जाए और उस बाजार में रोकथाम लगाए और कामयाब होके वापस भी आए। सब पुलिस ऑफिसर जानते हैं। आप कोई मुंह पर कहे ना कहे, दिस इज अनदर थिंग, लेकिन इट्स अ बिग रियलिटी। इस माशरे में ये हो रहा है। पिस्टल खरीदी, 2 फायर मारे बाप को अंदर सोए हुए को, 2 गली में खड़े होकर फायर मारे, 15 पे कॉल कर दी, पुलिस आ गई जी। बाहर से 2 डकैत आए थे बाइक के ऊपर आके, अभी मेरे अब्बू को गोलियां मार के चले गए, कुछ करो, मैं मर गया। पुलिस ने कहा नहीं तुम नहीं मरते, सब्र करो, तुम्हें अभी ठीक करते हैं, पानी पियो बेटा, बैठो, मैं अकलौता बच्चा, मैं मर गया। पुलिस ने उस गली के लेफ्ट पर लगे कैमरा और राइट पर लगे कैमरा, कॉर्नर्स पे, उसकी आधे घंटे की फुटेज ले ली और फिर चले गई अपने पुलिस स्टेशन। पुलिस ने कहा तुम हौसला रखो, तुम मुद्दई बनो, केस दर्ज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। जनाब ये बन गया मुद्दई। अब्बा का इंसाफ चाहिए, अब्बा को बड़े जालिम लोग मार गए हैं, उस जालिमों ने मेरा बाप खा लिया, उसके बाद जब उस वीडियो को डिटेल से पुलिस ने देखा तो जिस टाइम कत्ल हुआ उससे 1 घंटा पहले और उससे 1 घंटा बाद तक कोई बाइक नहीं एंटर हुई गली में। पुलिस ने फिरोज को कॉल की, उसने कहा बच्चे कातिल मिल गए तुम्हारे बाप के, पहुंचो थाने पहुंचो। ओ मैं अभी आया। उसने कहा जान छूट रही मेरी। थाने पहुंचा। पुलिस ने फिर रिवायती अंदाज में इस बच्चे की, इस लड़के की तफ्तीश। इसने कहा मैं तोते की तरह बताऊंगा क्या हुआ है। अच्छा, ये इधर एक सवाल भी बनता है, ये जो रिवायती अंदाज, रिवायती तरीका है जो हम पंजाब पुलिस का भी सुनते हैं, ये होता क्या है? अच्छा, पुलिस की जबान में इस रवायती अंदाज को कहा जाता है जदीद तकनीकी बुनियादों पर मुल्जिम की तफ्तीश की गई। जो मैं पढ़ते मेरे सर में बाल सफेद आने लग गए ये जुमला सुनते। रिवायती अंदाज क्या होता है? ठहर जा जरा। रिवायती अंदाज ये होता है, रिवायती अंदाज में 2 दबके मारे, सवाल पर सवाल किया, पिछले को आगे जोड़ा, आगे को पिछले पे जोड़ा, मुल्जिम को पजल किया और सच निकलवा लिया। ये होते हैं वगैरह नहीं? कहते हैं कि अब हम चित्रौल नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहते तो हैं पर पता नहीं किस हद तक कहते हैं, ये नहीं पता। तोते की तरह बोल पड़ा। फिर तोते की तरह जनाब बोल पड़ा। कहता है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद अपने बाप को कत्ल किया। पुलिस ने कहा तुमने कत्ल कैसे किया? फिर इसने कहा मैं कारखानों बाजार गया,
वहाँ से पिस्टल खरीद के लाया और वो मैंने गोलियां मारी बाप को। मुझे पता था मेरे बाप के पास पैसा बहुत है, सिर्फ बाप मुझे मना करता है और मुझे कोई मसला नहीं है, बाप को कत्ल करूंगा, इसके पैसे पे ऐश करूंगा और मुझे कोई इशू ही नहीं है, बड़ी अय्याशी से जिंदगी गुजरेगी। पुलिस ने कहा कैसे? कहते हैं 2 गोलियां मारी घर के अंदर। फिर पुलिस ने कहा बाहर क्यों फायर किया? बाहर जाके फायर इसलिए किया कि आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द आया, आके मेरे बाप को गोलियां मारी, और बाहर गली में भी वो गोलियां मारता कि उसको कोई डर शर्म नहीं था कि मुझे कोई देख लेगा, इसलिए मैंने बाहर खड़े होकर भी 2 गोलियां मारी, फायर की, हवाई फायर। 2 खौल पुलिस ने गली से उठाए और 2 खौल घर से उठाए। चारों खौल को मिसल का हिस्सा बनाया और केस को बाकायदा तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस लड़के को अरेस्ट कर लिया। मैसेज आपको देना चाहूंगी, असलहा, हमारे यहाँ असलहा की खरीदो फरोख्त पर रोकथाम की अशद जरूरत है। आपको पता है डाला कल्चर, डीआईजी फैसल कामरान साहब ने कहा ये डाला कल्चर नहीं चलेगा यहाँ। किनाल के ऊपर डाले थे, फायरिंग हुई, डंडे सोटे चले। आजकल जिसके पास डाला होता है ना वो कहता है पूरे मुल्क का मालिक मैं ही, बदमाश होता है, वो बदमाशी करता है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, बहुत से डाले वाले ऐसे हैं जो शरीफ होते हैं, बहुत से डाले वाले ऐसे होते हैं वो कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी सड़क से कोई गुजरा तो गुजरा कैसे। अंदर गन भी पड़ी है, अंदर डंडे भी पड़े हुए हैं, बदमाशी भी फुल हो रही है, सरेआम हो रही है, शीशे काले हैं, कोई मसला ही नहीं है। गार्ड्स भी रखे हुए हैं, गार्ड्स भी रखे होते, डाले वालों ने तो बहुत रखे होते। डाले वाले को आप हॉर्न तो दे के बताएं मुझे सड़क के ऊपर, वो बताता है आपको कि मुझे हॉर्न कैसे दिया है। तो ये कल्चर बन चुका है। और असलहा की खरीदो फरोख्त पर जब तक कोई स्पेशल तरीके से कोई नया लेजिस्लेशन के बाद कानून नहीं आता, मुझे लगता है क्राइम में इजाफा 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 होता ही चला जाएगा। आप मुझे बताइए, एक 9th क्लास का स्टूडेंट अगर जाके पिस्टल खरीद सकता है तो कोई मुश्किल रह गई है? ऐसे है। कोई मुश्किल नहीं रह गई। वो गोलियां भी खरीद रहा है, वो पिस्टल भी खरीद रहा है, वो लोड भी कर रहा है, वो बाप को कत्ल भी कर रहा है। अगर पिस्टल ना मिलती तो शायद ये कत्ल ना होता। तो असलहा रखने पर पर्चा जरूर होता है, लेकिन 2 घंटों के बाद जमानत भी हो जाती है। कोई सख्त कानून होना चाहिए ताकि असलहे की रोकथाम हो सके और कत्लो गारत में कमी आ सके। अच्छा, वैसे मैंने तो देखे गैर कानूनी असले के ऊपर तो जमानत मिलती नहीं है। मिलती है जनाब, 2 घंटे के बाद मिलती है। सही अच्छा वकील किया हो ना तो मिलती है, क्यों नहीं मिलती? या रजब बाटो, रजब की बात एक अलग है। रजब पता नहीं व्लॉग्स की बात करें, रजब के बात करें हम असलहे की, रजब के व्लॉग्स में फैमिली कैरेक्टर्स की हम बात करें, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। लेकिन रजब ने कितनी तंगी सख्ती काटी वो सबके सामने है। अच्छा, अगर ये प्लानिंग इसकी ठीक होती तो शायद ये ट्रेस ही ना होता। प्लानिंग इसकी ठीक थी, चूंकि कैमरास ने खोल दी असल कहानी। इसने प्लानिंग बड़ी सुथरी की थी। इस प्लानिंग को देख के लगता है कि जैसे किसी ठीक ठाक चालाक शातिर मुलजिम ने ये एक मास्टर प्लान किया है और उस मास्टर प्लान के तहत इसने कत्ल किया। आप देखें ना, कत्ल भी कर रहा है, बाहर खड़े होकर फायर भी मार रहा है, 15 पे कॉल भी कर रहा है और मुद्दई भी बन रहा है। अब पीछे उसने कसर तो कोई छोड़ी नहीं है। अब वीडियो आई और वीडियो ने सारा किस्सा खोल दिया। अच्छा, ज्यादातर जो केसेस होते हैं जिसके अंदर बेटा बाप का कत्ल करता है या माँ का या बहन का, उसमें यही करते हैं, मुद्दई भी खुद बन जाता है, धारे मार मार के रोता है। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक, वहां पर क्या हुआ था, बेटे ने कत्ल किया ना, बेटे ने कत्ल किया था ना, और बेटा कत्ल करके रो कैसे रहा था याद है आपको? जुमा पढ़ के आ रहे हैं और वापसी पे वो रोना शुरू हो, मेरे बाप को कोई मार गया, फिर मुद्दई भी बना था। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, चंद हाईलाइट हो जाते हैं, बेशुमार हाईलाइट ही नहीं होते। और खुद मुद्दई इसलिए बनते हैं, सच्चे बनते हैं, पर यह नहीं पता कि जब कानून हरकत में आता है ना तो वो कब्र में से मुर्दा निकाल लेता है। अगर आ जाए, अगर कोई अच्छा ऑफिसर हो, काम करने वाला, अच्छे अंदाज में तफ्तीश करे, चीज़ें देखे, तो फिर ये सब कुछ मुमकिन है। और बहुत से ऐसे केसेस मैंने सॉल्व होते देखे। आप देखें ना, ये हम कराची की अभी बात कर रहे थे, कितने सालों के बाद केस ट्रेस होने गया। अब ऐसा नहीं है कि कत्ल कर दो और मसला ही कोई नहीं, कत्ल खुल जाता है, आज नहीं तो कल खुलेगा ज़रूर। अच्छा, अक्सर आप भी बात करती हैं, नशे की हालत के अंदर बहुत से लोग जो हैं गैर कानूनी काम, क्रिमिनल्स बन जाते हैं जो नशा करते हैं। आपने कोई ऐसे केसेस देखे हैं नशे की हालत में जो एक्सट्रीम तक गए हों? मैंने तो देखा है किसी को कत्ल करवाना है, इसको नशा करा दो। मैंने तो देखा है शराब के नशे में धोता है, उसको मारी जाओ, उसको पता ही कोई नहीं, वो बड़के मार रहा है ऊंची ऊंची। मैंने तो देखा कोई आइस के ड्रैग्स लगवाते हैं, एक नहीं 4-4 कत्ल लोग करवाते हैं और आइस पिला के बाकायदा इस्तेमाल करते हैं।
बाद में जब उसको आती है होश कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, उस टाइम सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। फैसलाबाद का एक बड़ा मशहूर वाक़या है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं वो आपको सुनाती हूँ। फैसलाबाद का एक इलाका है गुलाम रसूलाबाद, बड़ा मशहूर इलाका है जनाब। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में जो मुदस्सिर साहब हैं, घर के बड़े हैं। मुदस्सिर साहब की जो बीवी है उसका नाम है कशफ। मुदस्सिर एक बड़ा ही लागर आदमी है, बहुत बीमार आदमी है, जिस्म बड़ा दुबला पतला है, कमा नहीं सकता, रोजगार नहीं उसका कोई भी। कशफ जो है वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम है और वहाँ से जो सैलरी आती है उसे अपने बच्चे पालती। 5 बच्चे हैं कशफ के। 1 से 1.5 माह पहले एक जीशान नामी शख्स के साथ आते जाते गली में कशफ की हेलो हाय हो गई। शौहर बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। टाइम तो ये था कि वफा करती, टाइम तो ये था कि अगर कमा के लाई थी तो बच्चों को पालती, शौहर की खिदमत करती, आखिर मरना भी तो है ना। 50, 60, 70, 80, 90, 100, इससे आगे तो किसी ने नहीं जिया। 100 भी बहुत कम लोग आते हैं, मरना तो है, पर ये मौत लोगों को भूल चुकी है। कशफ ने क्या किया, कशफ उस लड़के के साथ आते जाते गपशप मारने लगी और फिर सेट हो गई, ठीक ठाक सेटिंग हो गई। मरने का मुकाम ये है, ये 5 बच्चों की माँ है, वो 2 बच्चों का बाप है। ही इज ऑल्सो मैरिड, ये भी मैरिड वो भी मैरिड। वादे क्या हो रहे हैं, हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों वफा करेंगे। बंदा 10 थप्पड़ मार के कहे अभी 1 हुआ है, फिर 10 शुरू करते, फिर 1 हुआ है। ऐसे लोगों का इलाज ही होना चाहिए। शादी करेंगे, तुम अपनी बीवी को तलाक दो, मैं मुदस्सिर से तलाक लेती हूँ, नई जिंदगी बसाएंगे, ख्वाबों जैसी दुनिया होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कशफ जो है वो रोज आंखों में धूल झोंकती है मुदस्सिर के। अब जो जीशान है वो एक नशई आदमी है। किस चीज का करता है? वो शराब पीता है, रोज शराब पीता है, रोज शराब के नशे में धुत होता है। और नशई जो होता है, शराबी, वो यकीनन अपने दोस्तों के साथ बैठ के पीता है। इस केस में 3 कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कशफ मैं बता चुकी, जीशान मैं बता चुकी। जीशान के 3 दोस्त हैं। एक दिन जीशान फोन करके कहता है कशफ को, कशफ बड़े दिन हो गए हैं, खाना खाने नहीं गए, आओ जरा खाना खाने जाते हैं, हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ रही है। कहती हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। बीबी तैयार होने लग गई है, 6 अप्रैल की बात है ये। मोहतरमा तैयार हो रही हैं, मोहतरमा कहने को भी नहीं दिल करता इनको। ये इतनी बेशर्म और बेहया औरतें होती हैं जो ना सिर्फ अपना कुछ छोड़ती हैं बल्कि किसी के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ती। ये तैयार होने लग गई है। वो आया, उसने आके इसको पिक किया। जब उसने आके इसको पिक किया, इसको कहा है कि बताओ कौन से रेस्टोरेंट पे जाना है। कहती किसी पे भी ले जाओ, मुझे तुम पे अंधा एतमाद है। फिर वो इसको लेकर गया एक फ्लैट के ऊपर। उस फ्लैट में जाकर बैठे। कशफ ने कहा तुम तो कह रहे थे कि हम खाना खाने जा रहे हैं, तो तुम तो खाना तो नहीं खा रहे हो, तुम तो यहाँ मुझे फ्लैट पे ले आए हो। कहता है कशफ मैं यहाँ पे तुम्हारी मर्जी का खाना लेकर आऊंगा, ये हमारी प्राइवेसी है, इधर गपशप भी करेंगे, इधर बैठेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, बाहर हमें कोई देख ना ले। कहती ठीक है, बताओ क्या खाना है। ये चीज खानी है। डिशें बता दी 3-4। कहता मैं अभी लाया, तुम बैठो, पंखा शंखा लगाओ, एसी लगाओ, बैठो। बैठ गई। बंदा गया बाहर, जीशान और 3 दोस्त जीशान के एंटर हो गए उसी फ्लैट में, भूखे भेड़िए की तरह। शायद ये कहना भी आज दुरुस्त ही होगा कि कुत्ते की तरह कशफ पर लपके, उसका सर को दीवारों में मारा, उसके कपड़े फाड़े और बारी बारी उसके साथ ज्यादती की। शराब के नशे में धुत थे। ना कशफ की आहें सुनी, ना तकलीफ सुनी, ना चीखो पुकार सुनी। वो मजामत करती रही। इसके अंदर पावर आई हुई थी, शराब के नशे में धुत था। इसने उनको खूब मारा और मारकर उसके साथ खूब ज्यादती की करके वहीं पे नीम बेहोशी की हालत में एक उधर जानवर गिरा हुआ है, एक उधर जानवर गिरा हुआ है, एक उधर जानवर गिरा हुआ, और कशफ भी नीम मुर्दा हालत में वहीं गिर पड़ गई। जीशान को ये सारी बात का पता था? जीशान करवाने वाला था। ये मरकजी मुल्जिम था, ये मुल्जिम है इस केस में, मरकजी मुल्जिम है। आपको एंड बताऊंगी तो आपका दिल करेगा कि अभी उठ के थप्पड़ 2-4 लगा लें इसको। जीशान बाहर है, दोस्तों ने खूब ज्यादती की और ज्यादती करने के बाद वहीं बेहोश होके ये जानवर नुमा इंसान गिर गए। उसके बाद जो कशफ है, जब उसको हल्का फुल्का होश आया, उठी, भागी, अपने आप को ढांपा, बाहर गई, 15 पर कॉल की, एड्रेस बताया, पुलिस आ गई। जब पुलिस आई तो पुलिस के आते तक, नफरी के आते तक ये मुल्जिम वहां से भाग चुके थे, फरार हो चुके थे।
इसने फिर एक FIR दर्ज कराई, उसकी मुद्दइया बनी ये खुद। पुलिस ने पूछा बीबी पहुंची कैसे फ्लैट पे, तुम्हारे साथ तो इज्तिमाई ज्यादती हुई है। एक पर्चा दर्ज हुआ और वो पर्चा हुआ इज्तिमाई ज्यादती का, ज़िना बिल जबर। गुलाम मोहम्मद आबाद पुलिस स्टेशन का नाम है और ये फैसलाबाद का पुलिस स्टेशन है। जनाब ये पर्चा 4 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज हुआ। नंबर 1 मरकजी मुल्जिम ज़ीशान, नंबर 2 याकूब जिसका वो फ्लैट था और ये दोस्त था ज़ीशान का, नंबर 3 यासिर और नंबर 4 आदिल। ये चारों बड़े पक्के दोस्त थे। इन्होंने जब ज्यादती कर ली ये भाग गए। कशफ ने जाके बताया कि ज़ीशान तो मुझे खाने पे लेके जा रहा था, मेरा शौहर बिस्तर पे होता है, मेरा शौहर मुझे उस तरह से टाइम नहीं दे पाता जिस तरह से मैं चाहती हूँ। मुझे ज़ीशान अट्रैक्ट करता था, मैं सेट हो गई, मैंने अंधा एतमाद किया, मैं इसके साथ बाहर चली गई। बाहर गई हूं तो इसने मेरे साथ ये काम कर दिया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि अच्छा हुआ इसके साथ, लेकिन इसको एतबार करना चाहिए था। नहीं। भाई बड़ी बेशरम और गंदी सी बात है, लेकिन करना मेरी मजबूरी है। आप लेने क्या गई थी बाहर वाले आदमी के पास? आपका शौहर घर मौजूद था ना, आप उसके पास हर चीज ले सकती थी ना, आप लेने क्या गई थी बाहर? एक बात एतबार का 5 बच्चे पैदा करने के बाद आपको टाइम नहीं मिला शौहर से। अजीबोगरीब हरकतें इन लोगों की। कशफ को कैसे पता चला कि ज़ीशान मिला हुआ है? जब पुलिस ने पर्चा दर्ज किया, ज़ीशान को पूछा और ज़ीशान के घर रेड की, ज़ीशान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कशफ के सामने थाने में खड़ा किया और पूछा हाँ बताओ तुम मुलव्विस हो? उसने कहा मैंने ही तो सारा काम करवाया। पुलिस ने पूछा क्यों? और कशफ ने भी यही सवाल किया, तू मेरे नाल इंज करता, तू तो प्यार करता सी मेरे नाल। तब ज़ीशान ने यह जवाब दिया कि हम तीनों दोस्त, वो 3 लड़के और चौथा ज़ीशान, हम चारों दोस्त बचपन से इकट्ठे हैं। हम खाना शेयर करते हैं, हम जो कमाते हैं वो शेयर करते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम मिलकर जाते हैं। मेरे 3 दोस्तों ने कहा उस दिन हमने खूब शराब पी रखी थी उसी फ्लैट के ऊपर, और फ्लैट पर शराब के नशे में हम धुत थे। मुझे कशफ ने कॉल की, मैंने कशफ की कॉल ना उठाई। कशफ ने फिर कॉल की, ये कॉल पे कॉल करती रही। एंड पे मेरे दोस्तों ने कहा कि ये कौन है भाई, क्या मामला क्या है? उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी नई बनी है, 1.5 महीना हुआ है। उसने कहा लेकर आओ फिर शेयर करें। बचपन से हर चीज शेयर करते आए हैं, तू साडा पक्का दोस्त उदों होएगा जदों तू अपनी मशूका सानू देगा, यानी शेयर करो, फिर हम तुझे मानेंगे कि तू वाकई जिगरी यार है, लंगोटिया यार। फिर ये उसको लेकर आया प्लानिंग बना के, और आकर इसने जानबूझ के कशफ को खाने के बहाने वहां छोड़ा, खुद बाहर चला गया और वो आ गए और उन्होंने आके इसके साथ ज्यादती की। ये सब अपने मुंह से इकबाले जुर्म किया ज़ीशान ने कशफ के सामने। फिर कशफ ने अपने सर में मारे थप्पड़ जो कि पड़ने चाहिए थे पहले। जब सब कुछ लुट गया, इज्जत बर्बाद हो गई, फिर जाके कशफ की आंखें खुली। तो गैर आदमी पर एतबार करने वाली औरत हमेशा मुंह की खा के गिरती है और फिर उसको जगह नहीं मिलती कि उसने सर अपने घुटनों में देना है, जमीन पे मारना है या दीवार में मारना। बच्चों को क्या मुंह दिखाएगी? अपने शोहर के सामने कैसे जाएगी? अब जिस औरत को ये डर हो ना कि मैं अपने बच्चे को मुंह क्या दिखाऊंगी, वो ऐसा स्टेप ही नहीं लेती। जब बेटी पैदा हो जाती है ना, मैंने बड़े बड़े बदमाश देखे हैं, कहते हैं आप बेटी के बाप बन गए, बदमाशी छोड़ दी। मैंने बड़े बड़े जागीरदार देखे हैं जो बड़े अयाश होते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं तो जाहिर है प्रोग्राम्स के लिए फिर गांव गली कूचा जाना पड़ता है। एक आदमी था, उसने सोने के बटन लगा रखे थे अपनी शर्ट के ऊपर, इतना बड़ा जिम्मेदार था, तगड़ा आदमी था, शायद हमने पहले इसको डिस्कस किया। उसकी एक टांग कटी हुई थी बचपन से, किसी के साथ दुश्मनी थी, उन्होंने 8 साल का था तो टांग काट दी थी। पैसा खुला डुल्ला आर्टिफिशियल टांग लगवाली, हवालात में बैठा हो जमीन पर, 6.5 फुट आदमी का कद, जान उसकी तहमद उसने पहन रखी है। उसको पूछा मैंने कि बाबा जी तुसी इत्थे आए हो, खैर ना लाए हो, की होया तुहानू? जाहिर है उसकी कद काट, लट्ठे का सूट है, उसने मूछों को ताऊ दिया हुआ, इतर शितर लगाए हुए, लगे ही ना मुलजिम में। मैंने कहा बाबा जी इत्थे खैर ना लाए हो, की होया? पुत्र है मैनू फड़ के जबरदस्ती इन्होंने बंद करता है। किस केस में? किस केस में? मैंने पूछा किस केस में? उन्होंने कहा पुत्र लड़दे ते नाल दे पिंड च सके, इन्होंने फड़ के मैनू इत्थे बंद कर देता है। मैंने कहा अच्छा, हुआ क्या था? किसी दौर में उसकी दुश्मनी थी, ये पाकपतन की बात कर रही हूँ, किसी दौर में उसकी दुश्मनी थी, ऑपोजिट दुश्मन फैमिली ने इसकी टांग कटवा दी थी, बड़ों ने बैठ के सुलह की थी, किस्सा खत्म हो गया था, जवान हो गया, जवानी में फुल अयाशी की। जब अयाशी की, शादी हो गई, बेटी पैदा हुई तो उसने कहा आज से खत्म, चैप्टर क्लोज, मैंने अब बदमाशी छोड़ दी, अब मेरे घर बेटी पैदा हो गई, यही जाहिर है कि जवान होगी, मैं इसका हाथ किसी ना किसी के हाथ में दूंगा, शादी करूंगा।
तो मेरी हुण बस हो गई। तो कहते हैं ना, बेटी का बाप बनने के बाद बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, लेकिन कश्यप जैसी औरतें अगर सीधी नहीं होती 5 बच्चे पैदा करने के बाद, तो ऐसी औरतों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। अच्छा, वो तो सीधा हो गया, जेल क्यों गया बाबा जेल जी इस वजह से गया था कि पुराना कोई किस्सा फिर से ओपन हो गया था। वो कहते हैं ना, आप जो बीज बोते हैं ना, वो पौधा निकलता है। ऐसा नहीं होता कि आप सेब का बीज डालें और पैदा हो जाए आम। सेब का बीज डाला है तो सेब ही उगेंगे भाई। तो जो जवानी के किस्से थे उनमें से कोई किस्सा अब भी ओपन हो गया था। अच्छा, आप पंजाब भर में केसेस जो हैं कवर करती हैं जी। आपको क्या लगता है पंजाब के किस इलाके में, किस शहर में कौन सा जुर्म ज्यादा होता है? कसूर ज्यादतियों में मशहूर है अपनी, डकैतियों में शेखुपुरा मशहूर है, पत्तोकी के बदमाशों से पुलिस डरती है, डीएसपी वहां पे नहीं घुसते। एक डीएसपी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैंने उनसे कहा कि ये आप लोग यहाँ पर क्यों नहीं जाते भाई, क्या बात कहते हो, हम वहां जाते हैं छतों पे खड़े होकर फायर मारते हैं, हमने अपनी जान गंवानी है मुलजिम पकड़ते पकड़ते। और ये मैं नहीं कह रही, ये सब कहते हैं। जड़ावाला रोड के ऊपर एक गांव ऐसा है, उस गांव में सिर्फ चोर रहते हैं। तमाम के तमाम चोर जो हैं, पुलिस को पता है कि ये चोरों का गांव है, और तमाम चोरों पे बेशुमार पर्चे भी हैं। चोरी क्या करते हैं, फलाने की भैंस खोली, अंदर ले आए, भैंस खोल के लिए, ना भैंस मुंह से बोले, ना भैंस का पता चले, ना भैंस का कोई नाम हो, ना केस ट्रेस हो। वो इस लेवल के चोर हैं। पत्तोकी की बात करें तो वो मैं आपको बता चुकी हूं। कसूर की हम बात करें, हर गली मोहल्ले में ख्वाजा सरा के साथ ज्यादती, ख्वाजा सरा को नचाना, फिर उन पर जुल्म करना, ज्यादती करना, बाल काटना, बॉडी पर निशानात डालना, छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती करना, सहरे फहरिस्त है। ये सब मामलात हैं। ज्यादा जुर्म कौन करता है, मर्द या औरत? मिलके करते हैं, औरत करवाती है जुर्म। मर्द भी जुर्म करता है, लेकिन करवाने वाली पीछे बैठी होती है मास्टरमाइंड औरत। कैसे? शादी हो गई, मर्द मिल गया, बच्चे पैदा कर लिए, बेहतरीन लाइफ गुजर रही है, फिर ट्रैक से हटे, एक और बंदा फंसा लिया, उससे टाइम आना शुरू हो गया, उससे गिफ्ट आने शुरू हो गए। अब वो गिफ्ट बड़े अट्रैक्ट करते हैं, महंगे अच्छे बुरे, जितने भी जिसने जिस तरह का बंदा रखा हुआ है। अब शौहर बुरा लगने लग जाता है, वो मोहब्बत इतनी पक्की हो जाती है कि शौहर जहर लगता है। फिर उसी आशिक से शौहर को कत्ल करवा देना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसको मार दो, ये मुझे मिलने नहीं देता, मैं तुम्हारे पास आना होता है ये रोकता है। इस तरह की मास्टर प्लानिंग से औरतें कत्ल करवाती हैं, और बेशुमार ऐसे किस्से, बेशुमार। मैंने एक प्रोग्राम किया था कसूर का, जहां पर एक औरत ने चौथी शादी की थी। पहली की 2 महीने 3 महीने एंजॉय किया, पैसा खाया खूब, फारग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चौथे पे आके मैंने कहा, बीबी तुम्हें मसला क्या है, हर 3 महीने बाद तुम पकड़ के बंदा बदल लेती हो, तुम्हें को मसला ही कोई नहीं कहती। तो फिर ये चिकेड़ी गाल है, मेरा हक है, मैंने कहा ही कीता। तो ये तो कैटेगरी है आजकल औरतों की। तो फिर क्राइम बढ़ाने में और करवाने में औरत का एक हाथ नहीं, दोनों हाथ मुलव्विस होते हैं। अच्छा।